बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आज आपसे एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ बल्कि शेयर करने जा रहा हूँ। और ये पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हवाले से SIFC GCI लिम्स जो एफर्ट कर रही है, और कुछ हमने जो उसमें हिस्सा डाला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, तो उस हवाले से जी आई फील प्राउड, बल्कि हम्बली आई फील ग्लैड टू शेयर विद ऑल द व्यूअर्स एंड स्टेक होल्डर्स के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चुलिस्तान में जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड है allocated फॉर कॉरपोरेट फार्मिंग, इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट एवर, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जितने भी अलाटेड एरियाज़ हैं उनमें मी एंड माई टीम अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द ऑनर कि हमने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉरपोरेट फार्मिंग की चुलिस्तान में फर्स्ट एवर क्रॉप का जो है वो सक्सेसफुली कल्टीवेट की है। 500 एकड़ पे गंदम की फसल हमने चुलिस्तान में मौजगढ़ के पास काश की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानदार फसल रही और यील्ड बहुत अच्छी रही। उसकी डिटेल्स मैं आगे चल के बयान करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक क्लैरिटी थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ कि चुलिस्तान, अगर हम चुलिस्तान डेजर्ट को ले लें ना जी, तो इसका 3 पोर्शन आप कर लें। एक तो जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेटल्ड एरिया है, अब लाइक यजमान है, फोटाबास है या मरोट है, लेकिन दूसरा हिस्सा वो है डेजर्ट का कि जहाँ पे अभी उस तरह रेगुलर इंसानी आबादी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ पे आके साल में एक दफ़ा जो टेनेट्स हैं, या उसे उर्दू में मज़ारे कह लें, वो बेसिकली लेजिटिमेट ओनर्स नहीं हैं ज़मीन के, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रकबे हैं, तो वो आके सरसों एक सीज़न में या गंदम की फसल लगाते हैं, फसल उठाते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। वो एक सेगमेंट है चुलिस्तान में एग्रीकल्चर का या इस डेजर्ट एरिया में। अच्छा, अब जब ये जो अलाटमेंट्स हुई हैं कॉरपोरेट फार्मिंग के तहत, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी आबाद रकबे भी आए हैं, कल्टीवेटेड एरियाज भी आए हैं जहाँ डेरे बने हुए हैं, टरबाइनें लगी हुई हैं, और माड़ी मोटी अच्छी भली अच्छी बुरी जैसी भी वो फसलें, गंदम हो गई, सरसों हो गई, कपास हो गई, वो काश्त हो रही हैं। और शायद आप उसे कह लें कि कई नस्लों से वो काश्त हो रही हैं, कई रकबे ऐसे हैं। तो वो जो रकबे कुछ इन्वेस्टर्स को अलाट हुए हैं, ऑब्वियसली उन्होंने जो अब टेक ओवर किया है तो उन रकबों पे उन्होंने फसल काश की है, क्योंकि उनको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। टरबाइनें लगी हुई थी, खेत वट बने हुए थे, फील्ड तैयार थे, लैंड लेवल्ड थी, तो उन्होंने वहाँ पे फसल काश कर रही। बल्कि बहुत सारे केसेस उसमें ऐसे भी हैं, कुछ केसेस जो कि लगी हुई फसल को उन्होंने टेक ओवर किया है। ठीक हो गया जी। तो वो तो आप कह लें कि पहले से एक ज़ेरे काश्त रकबे थे। मैं जिस प्रोजेक्ट की और ऑनर की बात कर रहा हूँ, ये टोटली अनकल्टिवेटेड एरिया, विर्जन लैंड थी हज़ारों सालों से। और अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री और जियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप देखें कि जब दरियाए हाकड़ा खुशक हुआ है ना, उससे पहले तो ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब था। इसके किनारों पे मुख्तलिफ आपको जो किले अब मदूम होते जा रहे हैं, बने नज़र आ रहे हैं, जिन्हें लोग जंगी किले समझते हैं, असल में वो ट्रेड पर्पज़ के लिए थे। ताजर आते थे, दरियाओं में जो कश्तियाँ या बेड़ियाँ और फेरी चलती थी वही ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया होती थी। और ट्रेडर्स और जो इस तरह सेलर्स हैं, वो ताजर हैं, वो इस तरह स्टे करते थे। उनके लिए एक बिज़नेस हब होते थे ये किले, रेस्ट हाउस भी होते थे, माल अपना रखना, गोदाम होते थे। एनीवे ये एक दूसरी बात है। तो दरियाए हाकड़ा जब खुशक हुआ तो ये इलाके भी बंजर हो गए। अब ये 8-10 हज़ार साल हो गए इस बात को।
कई जगहों पे हिस्ट्री में ये लिखा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन तक यानी 5000 साल पहले तक भी ये दरिया या उसके कुछ हिस्से चोलिस्तान में मौजूद थे। और थर्ड डेजर्ट में तो हाकरा रिवर जो है वो कुछ उसके बहुत बाद जाके खुशक हुआ है। तो जो ही जो हाकरा रिवर आज से 8-10 हज़ार साल पहले खुशक हुआ है, तो इसके जो दाएं बाएं वो जो रकबा जात थे वो बंजर ज़मीनों में कन्वर्ट हो गए। वो सारा का सारा सहरा की शक्ल अख्तियार कर गया। जो ये जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ 25,000 एकड़ एरिया है, जिस प्रोजेक्ट को मैं एज ए प्रोजेक्ट टेक्निकल डायरेक्टर या एग्रीकल्चर एडवाइज़र या मेन फार्म मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चीफ कंसल्टेंट कुछ भी कह लें, ये दुनियादारी के होते हैं, मतलब ज़िम्मेदारी एक बड़े मज़दूर की है वहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने 500 एकड़ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस थे दरियाए हाकड़ा खुशक होने के बाद पाकिस्तान की चोलिस्तान में पहली गंदम की फसल काश की है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और ये उस सफ़र का आगाज़ है, पहला कदम है, बेबी स्टेप है, जो कि SIFC के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पाक आर्मी ने विजुलाइज़ किया है कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब करना है। आप देखें कि यहाँ पे जो 10-12 लाख एकड़ बंजर बेआबाद पड़े हुए हैं, अगर उनको अब बागात में और सरसब्ज़ व शादाब फसलों वाले खेतों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितने हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलना है, कितने बिज़नेस डेवलप होने हैं, ये मैं अपने दूसरे वीलाग में डिटेल से बता चुका हूँ। तो अब हम आते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट जो एक ऑनर है हमारे लिए, शील्ड है, ट्रॉफ़ी है, ये कैसे शुरू हुआ। देखें, पहले तो आप कुछ लीगल रिक्वायरमेंट हैं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप पूरी करते हैं GCI के साथ, लिम्स के साथ, लैंड फाइनलाइजेशन, लैंड डिमार्केशन। उसके बाद जब आप रकबा आपके हैंड ओवर होता है तो फिर आप उसका सर्वे करते हैं, उसमें ERS करवाते हैं, वैस करवाते हैं, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग, ज़ेर ज़मीन जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी डेप्थ क्या है, क्या क्वालिटी है, इसी की है, उसकी TDS क्या है, इस तरह सॉइल मुख्तलिफ डेप्थ पे कैसी है, इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। वो थोड़ी बहुत आप वर्किंग करते हैं, लेकिन ये हमें SIFC की तरफ से ये एक चैलेंज था कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है, इसको एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनाना है, आपने आइकॉनिक कह लें कि ये आपने एक प्रोजेक्ट इसको कल्टीवेशन करनी है, दैट विल बी द आइकॉन ऑफ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। तो कमरे हिम्मत बांध लीजिए, अल्लाह पे भरोसा किया। जहाँ पे सर्दियों में जब काम शुरू किया तो आप ये देखें कि जो डेज़र्ट की सर्दी है ना, ये स्वात की और नॉर्दर्न एरियाज़ की, ये जो हमारी मरी है, इससे ज़्यादा शदीद सर्दी होती है। उन दिनों नवंबर दिसंबर में आप लाहौर में और ये गुजरांवाला इस एरिया में मज़े से फिरते हैं, कोई इतना ठिठर नहीं रहे होते। लेकिन वहाँ मैं फ़ोटोज़ ये शामिल कर दूँगा, शायद इसके आगे पीछे कुछ नज़र आएंगी आपको, कि हमने जैकेटें स्वेटर पहने हुए हैं और आग सेक रहे हैं, शदीद सर्दी है। वो शोर व्हील में आपको नज़र आ रही होंगी। खैर, तो सबसे पहला चैलेंज था लैंड डेवलपमेंट का। लैंड डेवलपमेंट में पहला पोर्शन आता है, ये जो लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान, ये बात गौर से सुने कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होंगे। कि फिर आपने लैंड लेवलिंग करनी है। लैंड लेवलिंग में फिर आप देखते हैं कि लैंड की टोपोग्राफी क्या है। अब बहुत सारी लैंड तो कुदरती तौर पे सदियों से ही वो फ्लैट है और सख्त है, उसको डारें बोलते हैं, वो तो ज़रूरत नहीं फ्लैट कर लेवल करने की। और कुछ जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो FWO ने कुछ लैंड की लेवलिंग की है, कोई 50% एरिया उन्होंने किया हुआ ऑल ओवर चोलिस्तान, ये जो लाटेड एरिया है। बाकी जो अगर टीले मौजूद हैं तो चोलिस्तान में ही अगर आप शुरू हो जाए ना, किला, द्रावड़, चाचरा अली, वहाँ उस साइड पे कुछ 20-30 फुट के, अमूमन मैं एवरेज बता रहा हूँ, कुछ टीले बड़े भी हैं, 1%, 2% टीले हैं। लेकिन आप जो ही ये इस तरफ आते हैं ना जी, मौजगढ़, मरोट और ये आप मंसूरा और चापू, खिपली, कंधाई, इस साइड पे टीलों की हाइट कम है। बल्कि मैं जो टीले को टिब्बा कहते हैं ना पंजाबी में, तो मैं कहता हूँ छोटी छोटी टिब्बी हैं, वो टीले नहीं है, टीली हैं। 5-10 फुट की हाइट के दरमियान मोस्टली हाइट है। मास वाए
2-3% ऐसे हैं कि वो आप कह लें कि 15 से 20 फुट के होंगे, वो 0.5% जो है वो इससे ज़्यादा होंगे थोड़े। हाँ, ये जो एरिया सारा है ना, जहाँ मोजगाड़ और ये मरोट और ये कंदाई, बल्कि ओवरऑल ही चोलस्तान में दरमियान दरमियान में ना एक छोटी सी पहाड़ी नुमा वो टीला चलता है कंटिन्यूस लंबा सा, ये जैसे दरियाओं के साइड पे बांधे जाते हैं फ्लड कंट्रोल के लिए, उस तरह का। तो वो कह सकते हैं 30-40 फुट हाइट है उसकी, 30 फुट। अदरवाइज़ यहाँ पे टीले ज़्यादा नहीं है। मैंने सारा डेजर्ट में देखा है अफ्रीका में, वो तो टीले आप कह लें कि 100 फुट 150 फुट टीलों की हाइट है। फिर ये अगर आप मिस्र में मैंने देखा, वहाँ पे अभी जो पिछले 2-3 साल में 10,000 सेंट्रल पिवट्स लगी हैं, उन्होंने सहरा को सरसब्ज़ कर दिया। तो वहाँ पे भी छोटे छोटे टीले हैं, येलो कलर की सैंड है। फिर यूएई में, सऊदीया में भी इस तरह मैंने देखा, बहुत से कॉर्पोरेट फार्म पे स्टडी के लिए, ट्रेनिंग वहाँ देने के लिए गया, तो वहाँ पे ज़्यादातर सैंड है। जैसे ये हमारे मियाँ वाली में आप कह लें कि वो दरिया सिंध के किनारे मोटी रेत होती है चश्मा के पास, तो कहीं पे येलो रेत है, येलो सैंड है। स्पेशली ये इजिप्ट में आप देखें और यूएई में देखें। इस तरह मैंने थल डेजर्ट में एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फार्म पे काम किया, वहाँ तो 40-50 फुट तक के टीले थे मिनिमम ज़्यादातर, और कुछ तो ऐसे थे 70-80 फुट वाले भी थे। तो खैर, अब ये इन टीलों को लेवल करना था जी। 500 एकड़ लेवल किया, ट्रैक्टर यूज़ किए, ब्लेड यूज़ किए, बुलडोज़र यूज़ किए। अब वो उसकी डिटेल मैं अपने एक दूसरे वीलॉग में कर रहा हूँ आपको कास्ट बताने के लिए, कितनी कास्ट आती है। एक स्टेप हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ फिर यहाँ पे चूँकि झाड़ियाँ हैं, छोटे बड़े पौधे हैं, दरख्त तो ना होने के बराबर ही है, इक्का दुक्का फ्राश वगैरह ये कहीं मिलता, कहीं कहीं कोई आपको दरख्त मिलता है। तो अदरवाइज़ तो झाड़ियाँ ही हैं, वो सहराई झाड़ियाँ हैं टिपिकल। कुछ तो नरम किस्म की होती हैं, आप उन्हें हर्ब्स कह सकते हैं, सॉफ्ट रहती हैं, वो फिर खुशक हो जाती हैं। फिर यहाँ चोलस्तान में वो घर बनाने में जो झोंपड़ियाँ होती हैं, टिपिकल मखसूस कल्चर है उसके मुताबिक बड़ी खूबसूरत सी वो झोंपड़ियाँ उनकी दीवारों के में छतों में इस्तेमाल होती हैं। फिर वो ऊँट वगैरह के लिए बाकी जानवर उसको एज ए फॉडर भी इस्तेमाल करते हैं जब हरे होते हैं। वो घरों में, ये झोंपड़ियों में बैठने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं जी, वो खुशक हो जाती हैं। और इसके अलावा कुछ बड़ी झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स कह लें उन्हें बोटेनिकली, हर्ब्स श्रब्स, वो झाड़ियाँ रिमूव करनी थी। फिर नेक्स्ट स्टेप है सॉइल डेवलपमेंट के लिए कि आपने ज़मीन से जड़ी बूटियों का सीड बैंक ख़त्म करना है। सदियों से, हज़ारों सालों से जो जड़ी बूटियाँ पैदा हो रही हैं उनका बीज ज़मीन में रह जाता है। तो कैसे? जब ज़मीन से हमने लेवल कर ली, इसको फिर नमी दी, नमी देने के बाद इसको पानी दिया मतलब, और वत्तर आने पे फिर उसकी कल्टीवेशन की, फिर उसको छोड़ दिया। जड़ी बूटियाँ जब उग गईं तो फिर ग्लाइफोसेट मारा, फिर दोबारा उनको उगने का मौका दिया, फिर ग्लाइफोसेट मारा, ताकि वो सीड बैंक से रेडिकेशन हो जाए। जहाँ जहाँ तीसरी दफ़ा उग गई वहाँ फिर यही प्रोसेस किया। अब हमारी ज़मीन जड़ी बूटियों के जो सदियों से थी वो सीड बैंक से पाक हो गई, वरना तो उन्हें आइंदा फसलों में प्रॉब्लम करनी थी। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब ज़मीन को थोड़ा सा फर्टाइल भी कर लें। अगर जब वहाँ जानवर वाइल्ड लाइफ मरते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी होता है। हाँ, फर्टाइल कैसे करना, इससे पहले एक चीज़ और कि यहाँ सख्त सर्दियों में हम देख रहे हैं, गर्मियों में वाइल्ड लाइफ, फिर उसका मुकाबला मेरे दोनों पाँव पे स्नेक्स और स्कॉर्पियन बाइट्स की, बिच्छू की बाइट के निशान हैं जी। सांपों और बिच्छुओं से जो पहले प्रीवियस फार्म था थल एरिया में, डेजर्ट में, वहाँ भी ज़ख़म खाए हुए हैं, और यहाँ भी माशाल्लाह सांपों और बिच्छुओं ने ज़ख़म लगाए हैं। तो खुशकिस्मती से पाकिस्तान में जो स्कॉर्पियन है उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो इतनी फैटल नहीं होती। एनीवेज़ अल्लाह बचाए जी, एक मोजी चीज़ है। तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे रेप्टाइल में मुख्तलिफ़ किस्म की लिजर्ड, छोटी बड़ी, ये जो आप बड़ा हमारे कल्चर में सांडा है जिसका तेल जी मसल और नर्व स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। पता नहीं ये सच है झूठ है, बहरहाल मुझे तो ये बकवास ही लगता है काम। और इसके अलावा फिर गो है, हमारे तो लोकली गो ही कहते हैं जी। ये सियालकोट नारोवल साइड पे एक बड़ी लिजर्ड होती है, ये छोटी चूहियों वगैरह को, कीड़ों वगैरह को खाती है। इसके बाद फिर आपके स्नेक्स तो आ गए, रेप्टाइल में बात हो गई।
फिर अगर रोडेंट्स की बात करें तो उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे हैं जी, बड़े खौफनाक किस्म के, न्योले से भी बड़े, फिर न्योले हैं, छोटी चूहियाँ हैं, वो डांस करती हैं। फिर उनको मैंने देखा वो 8-8 10-10 के ग्रुप में अपनी दुम के बल पे खड़े होकर डांस कर रही होती हैं। शायद मैं यहाँ कोई वीडियो उसकी शामिल कर दूँ। और इसके अलावा जो एंगुलेट्स हैं या चौपाए हैं, उसमें हमने यहाँ हिरन भी देखा है जी। अल्लाह आपका भला करे। इसमें गीदड़ वगैरह, फॉक्स, लोमड़ी, डेजर्ट फॉक्स वो देखी है, बहुत इनकाउंटर हुआ है उनके साथ, मिले हैं, देखे हैं, मुलाकात रहती है। और इसके अलावा तलोर आ गया जी। फिर तो ये वही तलोर है जिसके पीछे ये हमारे अरबी दोस्त आते हैं शिकार के लिए, रेम यार खां, चोलस्तान, इस साइड पे भी बाकायदा उनके सेटअप्स बने हुए हैं। तो इसके अलावा तीतर की भी कोशिश करूँगा कोई वीडियो शामिल कर दूँ। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ, इनका तो इतना नहीं था जो सांपों और बिच्छुओं से और लिजर्ड से मुकाबला करना पड़ा। ये जो सांडे का तेल बेचते हैं, वहाँ जाएँ, थैलों के थैले बोरियां भर के ले जाएं, वो इधर उधर भागते फिरते हैं जी, छलांगे लगाते फिरते हैं। तो खैर अब आ जाएं ये जो सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं मैं जो आपको मेंशन कर रहा हूँ। क्योंकि रात को वहीं खेमों में रहना पड़ता था, या बहावलपुर आते थे 2.5-3 घंटे का सफ़र करके वापस, फिर आधी रात को। तो खैर फिर उसमें जी कंपोस्टिंग की, प्रेस मड वगैरह इस्तेमाल की, बायो फर्टिलाइज़र क्या क्या था उसमें, ये कितनी डोज में, ये फिर किसी और व्लॉग में सही। ये ज़मीन हमारी फर्टाइल होगी, पानी शानी दिया, वत्तर आए, फिर जनाब हमने गंदम की बिजाई शुरू की। तो ये एंड नवंबर आ गया था जी, आखिरी हफ्ता, और दिसंबर। तो ऊपर से पानी अभी फौरी तौर पे ज़ाहिर है हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था नहर का, इंशाल्लाह 1-2 साल में हो जाएगा वो भी अरेंज। तो फिर टरबाइनें जी, पास के एक गांव से एक बंदे से कुछ टरबाइनें रेंट पे लीं, 3-4, उसमें 3 ऑपरेशनल, 4 जो टरबाइन्स हैं। तो उन टरबाइनों का जो पानी TDS वगैरह चेक करवाया, वो 3000 से लेके कुछ 4500 तक था। और जो ज़मीन की अपने में नमकियात में इंतहा थी। इसलिए फिर हमने क्या किया कि बजाई के वक़्त 1 DAP और उसके साथ 6 किलो सल्फ़र, और अल्लाह आपका भला करे आधी बोरी SOP। फिर जब टेलरिंग पे आई क्रॉप, तो फिर हमने उसमें अमोनियम सल्फ़ेट, अपना अमोनियम सल्फ़ेट नहीं, सल्फ़र जिंक सल्फ़ेट इस्तेमाल की, और यूरिया बैग इस्तेमाल किया। तो पानी तो वहाँ आलमोस्ट दूसरे-तीसरे दिन लगा रहता था। डेजर्ट है जी, बहुत ज़्यादा वेपरेशन होती है। तो फिर जब फसल थोड़ी सी कह लें कि कोई 50-60 दिन की हुई, तो फिर नाइट्रोफास की 1 बोरी, जब फिर गोब पे आई तो फिर नाइट्रोफास की 1 बोरी, और फिर हमने उसको पानी में जो हल पजीर पोटाश है SOP वो दी। और फिर वहाँ चूँकि फिर रस्ट का इश खतरा था, रस्ट का, फिर तेला काफ़ी आया, तेले का ख़तरा था, उसके लिए फिर हमने टैबिकोनाजोल फंजीसाइड इस्तेमाल की, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। तो वो काफ़ी कारआमद रही। और इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड है अपना नाइटन पायरम हमने यूज़ की, प्लस उसके साथ इमिडाक्लोप्रेट मिक्सर था ये, ठीक हो गया जी। ब्रांड का नाम आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अच्छा, और बुरान का भी सॉइल एप्लीकेशन भी की, स्प्रे भी किया। तो ये अकबर 19 वैरायटी थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ एकड़ ऐसे थे वो नीचे भी गए, क्योंकि प्लांट जर्मिनेशन बहुत कम हुई। जो प्लांट जर्मिनेशन हुई वो मरे बहुत पौधे नमकियात की वजह से, प्लांट पॉपुलेशन कम थी। इसके बावजूद मतलब अब उन एरिया 25 मन 28 मन भी रही मुख्तलिफ एकड़ में, बाद 45 तक भी गए, 50 तक भी गए जी, कुछ एकड़ 2-4 ऐसे थे। एनीवे जो हमारी एवरेज रही 45 मन पर एकड़, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बज़ाहिर मैंने जल्दी बहुत स्पीड के साथ सारा जो किस्सा है बयान कर दिया है। बहरहाल बहुत एक्साइटेड हैं जी, ज़मीर मुतमईन, ऐसे कि जैसे ना पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, फ्यूचर के लिए कोई ना कोई अपना हिस्सा डाल दिया। और अभी तो इब्तिदा है जी, इंशाल्लाह ये तो बेबी स्टेप है। 500 एकड़ 25,000 एकड़ का तो ये प्रोजेक्ट है, मैं बहुत से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और ओवरऑल SIFC के तहत पाकिस्तान के कोई 1 करोड़ रकबे को, गैर आबाद बंजर रकबे को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जाएगा। आप देखें लाखों, जो हम कहते हैं ना, लाखों करोड़ों नौकरियाँ और बिज़नेस डेवलपमेंट, और बाहर से लोग आएंगे। ये पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है।
अब ये मेरा अलहदा वीलाग है, देखिए कितने ये बिज़नेस होंगे ना जी, ये आपकी इरिगेशन सिस्टम वाले हो गए, और वो फिर बाल लंबी हो जाएगी, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड सीड वाले, तो ये सारा काम इंशाल्लाह बढ़ेगा। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर डेवलप होगी, इकानमी रिवाइव होगी इंशाल्लाह, लोगों को रोज़गार बेतहाशा मिलेगा, प्रोफेशनल्स को। बल्कि मैं जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इनको स्पेशल बार बार कहता हूँ, एक लहदा 2-3 वीलाग भी किए हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोफेशनल्स रोग रखें, एग्रोनॉमिस्ट, एग्री इंजीनियर्स, एंटोमोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट लोग रखें, क्वालिफाइड लोग रखें। ये मिस्त्रियों और प्लम्बरों से काम ना करवाएं, खराबी हो जाएगी। ये बहुत करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, 100 एकड़ की आपकी सेंट्रल पिवट ही आप जेनसेट समेत और सोलर पावर सिस्टम समेत और मशीन समेत इंपोर्ट इंस्टॉलेशन आपका कुछ 6 करोड़ लग जाता है, 5 से 6 करोड़ के दरमियान। बहरहाल वो मनी एक्सचेंज रेट्स पे और मार्केट सारे जो भी है फ्रीट चार्जेस उस पर डिपेंड करता है, फिर कितनी डेप्थ पे है वो डिटेल की बातें हैं। 5-6 करोड़ आपका एक्सपेंस आता है, ये सिर्फ 100 एकड़ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ फिर आप ये देख लें कि आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर 1000 एकड़ पे आपने 8 पिवट्स लगानी है तो 40 करोड़ तो आपका ये हो जाता है। तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट करके, ये तो मैंने अभी एक पासा बताया, एक साइड आप प्लम्बरों और मिस्त्रियों और ठेकेदारों और मुंशियों के हवाले कर देंगे, ना करें, इस तरह नहीं करना। खैर, तो ये जनाब फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह जीसीआई की टीम की तरफ से, लिम्स की टीम की तरफ से, उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, हमारे जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, बहुत अप्रिसिएशन हुई इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और बल्कि उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली, अपनी मुख्तलिफ मीटिंग प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल की, और हमारे लिए ऑनर था, हमें बताते हैं। बल्कि मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि SIFC की जो गुज़श्ता 2-3 मीटिंग हुई हैं उसमें अल्लाह पाक ने मुझे ये इज़्ज़त दी, मौका दिया कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं कि उसमें फ़िज़िबिलिटीज़ मुख्तलिफ और प्रेजेंटेशंस वो तैयार की। ज़ाहिर है वो एग्री टेक्नोक्रेट नहीं तैयार करनी थी ना जी, तो वो उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पे, मुझे ये मौका दिया कि मैं वो तैयार करूं मीटिंग के लिए। इवन ये जो उन मीटिंग में हमारा चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और इवन ये जो अभी सऊदीज़ आए हुए थे, तो मौका मिला। खैर, इस प्रोजेक्ट से असल खुशी ये है, ये तो काम चलते रहते हैं, कि पाकिस्तान हमने सिर्फ बातें नहीं की, हमने 5 स्टार होटल में सिर्फ सेमिनार में घिसी पिटी प्रेजेंटेशन और जो रवायती हमारे यहाँ होता है कार्रवाई के लिए, मैं SIFC से पहले की और साइड की बातें कर रहा हूँ। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सेमिनार्स में, और फिर बाद में विजिटिंग कार्ड बांट के और चाय काफ़ी पी के निकल जाते हैं साइड पे फ़ोटोग्राफी के लिए। तो उसका फार्मर को फ़ायदा कोई नहीं होता। ये जो इस्लामाबाद के मैरियट में और PC में और आप इस तरह वो कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से कोई 10-20 फार्मर को बुला के, एक्चुअल खिदमत ये है कि टीलों पे जाके, झाड़ियों में जाके वहाँ टक्कर दी जाए, फार्मर के लिए कुछ किया जाए। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास कोई 100-150 बंदा हायर हुआ है। आप देखें कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोगों को बिजनेस मिला है, कितने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सीड, कितने। ये है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेमिनार में तकरीरें करने की बजाय। मुझे लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब आप सेमिनार में नहीं जाते हो। मैं क्या यार, वो जो 3 घंटे मैंने वहाँ बात करनी है, उतने 3 घंटे में पता नहीं मैं अपने कितने फार्मर्स के काम आ जाता हूँ। तो वो फिर खैर ये काम चलते रहते हैं जी। उन्हें भी अपना, वो भी अपना अगर समझ रहे हैं कि ये इससे बहुत फ़ायदा होता है, सिर्फ सेमिनार कर लिए और AC वाले कमरे में आके बैठ के तौलिए वाली कुर्सी पे, तो ठीक है, वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। हर बंदा अपनी सेहत में काम कर रहा है, वो समझ रहा है, तो अच्छी बात है। कुछ ना कुछ ना करने से बेहतर है बहरहाल कुछ कर लेना चाहिए, खास सेमिनार ही करते रहें, ठीक है जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेबी स्टेप है। इसको हमने 500 से लेके 5000 और फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़ एकड़ पे लेके जाना है। पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शदाब बनाएंगे। शायद आने वाली नस्लों में से कोई, जिस तरह आज हम दरियाए हाकड़ा के किस्से सुनते हैं, कोई इस दरवेश डॉक्टर सजाद के किस्से सुना रहा होगा और SIFC के किस्से सुना रहा होगा, जो उनका ये प्लान था जी। तो दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, टीम की मेरी स्पेशल अप्रिसिएशन दिल ही दिल में कर दीजिएगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत किया। और मैं इस मामले में बड़ा सख्त गिर किस्म का जुनूनी सा बंदा हूँ
कि खुद दिन रात नहीं देखता तो उनको भी बेचारों को रेस्टलेस रखता हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा लब्बैक कहा, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया अल्लाह के फ़ज़ल से, और हमने ये मौजज़ा किया और आज मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगेन मेरे लिए, मेरी टीम के लिए क्लैपिंग कीजिए कि हमने पाकिस्तान के जो सरसब्ज़ बनाने का प्लान है SIFC के तहत, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, उसमें पहली फसल जो है, और पहली फसल और फिर बड़ी कामयाब अच्छी यील्ड के साथ काश की है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो जी, और दुआओं में याद रखिएगा ताकि हम अल्लाह पाक इस तरह के काम करने की तौफीक देता रहे। कोई चीज़ भूल गया हूँ, मैं फिलबदी बोलता हूँ जी, तो कोई चीज़ भूल गया हूँ, जब वक्त मिलता है मैं रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ, तो मुझे याद करवा दीजिएगा, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।